एक और सैंपल पेपर, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। मैथ्स का ही है, क्लास 9, ठीक है, और ये सीबीएसई के थ्रू 2024-25 का पेपर है ये, ठीक है, क्लास 9। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इररेशनल नंबर। ठीक है, पिछले सैंपल पेपर में बताया था इररेशनल नंबर क्या होता है। इररेशनल नंबर क्या होता है, तो दो टाइप से होता है। एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और दूसरा हमारा होता है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो, ठीक है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर है, या ये कह लो कि स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर फिर बता देता हूं, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस टाइप से जितने भी होते हैं ये सारे हमारे, जैसे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 20, तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्या अगर या तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो। अब देखो इसमें से पूछ रहा है कौन सा नहीं है, ठीक है, ध्यान दे दो, कौन सा इसमें से नहीं है ये पूछा गया है। विच ऑफ दिस इज नॉट एन इररेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो √3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब ये इररेशनल नंबर है। √5 ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो है। √9 तो √9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका मतलब ये इररेशनल तो नहीं होगा। एक और ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसका, डी ऑप्शन क्या दे रहा है, √8। √8 को सिंप्लीफाई करोगे तो लिखोगे 2√2, तो √2 क्या हो गया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसका मतलब कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन, √9। ये क्या है, रैशनल नंबर है। जो इररेशनल नहीं होता है उसी को रैशनल बोला जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये होता है कि इनमें से कौन सा रैशनल है तो ये आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन दिस रेशियो। एक ट्राइंगल के एंगल जो है वो इस रेशियो में, किस रेशियो में है, 2:4:3। ठीक है, तो इसमें पूछा हुआ है कि द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा। ठीक है, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो रेशियो को यूज करेंगे और रेशियो की वैल्यूज निकालेंगे। जैसे ये दे रखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2x + 4x + 3x, और तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल में, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब मान लो ये a एंगल है, ये b है, ये c है, तो a कितना होगा, अब रेशियो दिया है तो इसलिए हमने उसको x ले लिया ताकि हम वैल्यूज निकाल सकें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9x = 180, तो x = 180/9, कैंसिल आउट करोगे 20, तो x की वैल्यू 20 आ गई। अब पूछा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल, तो सबसे छोटा कौन है, 2 वाला, तो इसका निकाल दो, तो 2 वाला कितना है, 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 20 यानी 40 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन इज बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं होता है कॉन्ग्रुएंट के लिए। तो देखो मैं बता देता हूँ पहले, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कोई भी जैसे दो ट्रायंगल होता है, तो हम जब कॉन्ग्रुएंट करते हैं, मान लो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है, तो SAS पहला होता है, दूसरा ASA, तीसरा AAS, चौथा SSS, और पांचवा RHS। ये 5 क्राइटेरिया होते हैं। देखो
अब इसमें से देखना है कि नॉट पूछा हुआ है, कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, तो देख लेते हैं। SAS है, ASA वो भी होता है, SSA नहीं होता, तो SSA हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि SSA करके कोई हमारा क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंट में नहीं होता है ऐसा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। अब एक ट्राइंगल के दो लेंथ में दे दिया, एक 5 मान लो, एक 1.5 सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, तो पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, तो थर्ड साइड की लेंथ क्या हो सकती है इनमें से। अब देखो ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना कि तीसरी साइड की लेंथ, अब नॉर्मल सॉरी व्हाट इज द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, हाँ थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल कैन नॉट बी, इनमें से कौन सा थर्ड साइड नहीं हो सकता है। तो बेसिकली अब मान लो दो साइड हमें दिया है, तो अगर एंगल दिया होता तो हम 180 कर लेते, लेकिन साइड में ऐसा नहीं है कि हाँ कि पूरे का साइड मिला के इतना ही होना चाहिए। इसलिए सिंपल सा ये क्राइटेरिया बोला हुआ है कि सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के किसी भी दो साइड का सम हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से। थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो कितना आएगा, अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो कितना आएगा 6.5, तो 6.5 से तो बड़ा होना नहीं चाहिए। अब पहले ये देख लो 6.5 से बड़ा है कोई, तो नहीं है। अगर देखें a है 3.6, 4.1, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, a है 3.6, 4.1, 3.8, 3.4, तो यानी कि इन दोनों का सम वाला तो काम खत्म हो गया। तो अब हमारे को इसका कोई यहाँ पे ट्राइंगल का सम होगा और इसका, इनका भी सम क्या होना चाहिए, 5 से बड़ा आना चाहिए। अब मान लो मैं x की वैल्यू 3.6 ले लेता हूँ, अगर लेट कर लूँ, तो 3.6 प्लस 1.5 कितना होगा, 3.6 और 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5, तो 5.1 इससे बड़ा है, यानी ये हो सकता है, पॉसिबल है ये। 4.1 कर देंगे तो भी हो जाएगा, 3.8 कर देंगे तो भी 5 से बड़ा आ जाएगा, 3.4 करेंगे तो अब सोच के देखो 3.4 और 1.5 कितना हुआ ये 4.9, जो कि 5 से छोटा है, तो मतलब ये साइड पॉसिबल नहीं होगी। समझ में आया कि किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। कितना समझ में आया, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, और देख ही रहे हो आया भी है। 3 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 85, 95, 105। एक क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल हमें दे रखे हैं, कितना 85, 95 और 105। तो पूछा है चौथा एंगल क्या होगा। अब क्वाड्रिलेटरल में पता होना चाहिए कि चारों एंगल का सम कितना होता है 360। सम ऑफ एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। पूरे एंगल का सम कितना होगा 360, तो 360 होगा तो 89 प्लस 95 प्लस 105, और चौथे एंगल को x मान लो इक्वल्स टू 360। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, चारों एंगल को मिला के क्वाड्रिलेटरल में 360 बनता है और ट्राइंगल में 180 बनता है। अब चौथा एंगल निकाल दो, इसको ऐड कर दो, कितना आएगा 95, 285 ये आ गया, प्लस x इक्वल्स टू 360, तो x की वैल्यू 360 माइनस 285, तो 60, 70, 75, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी 75 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा 75 डिग्री। क्लियर है इतना, आगे आ जाओ। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ और अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। जो कॉर्ड अगर इक्वल है, अगर सपोज करो एक सर्कल में दो कॉर्ड इक्वल है, तो सेंटर से क्या उनका एंगल इक्वल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 9.1 थ्योरम यही है कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो कैसे इक्वल होगा, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इवन है, तो एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा। तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ट्रू। ठीक है, कि एक
सर्कल का अगर दो इक्वल कॉर्ड बनाया जाए तो एंगल जो है सेंटर पे इक्वल सबटेंड करेगा। समझ में आई इतनी बात? अगला क्वेश्चन देखो, 7th वन, द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज किसमें यूज होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये 10 है, ये 8 है। अब पूछा हुआ है द एरिया विल बी, तो एरिया क्या होगा इसका? ठीक है, तो एरिया क्या होगा? ये है ना, इट्स एरिया इज, एरिया के लिए देखो क्या करना है, सबसे पहले तुम्हारे को ये साइड चाहिए होगी, तो इस साइड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना, जहां पे 90 डिग्री बनता है उसकी ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, उसकी अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। जो नीचे वाला होता है ये बेस हो जाएगा और इधर वाले को हम परपेंडिकुलर। ऐसे बेस परपेंडिकुलर कैसे भी, ये भी बेस हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, पुट कर दो, तो 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस मान लो ये AB है, AB का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, इसको इधर ले आओ 64, AB का स्क्वायर, ये हो गया 36, AB स्क्वायर, तो 6 AB, AB कितना आ गया? 6 आ गया। अब क्या यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ? नहीं, क्वेश्चन में पूछा हुआ है एरिया क्या है, तो एरिया के लिए क्या करेंगे हम? हाफ बेस इनटू हाइट। अब देखो हाफ बेस कितना है? 8 और हाइट कितनी है यानी परपेंडिकुलर साइड 6। सॉल्व कर दो, 3 यानी 24 स्क्वायर यूनिट, या सेंटीमीटर बोले तो सेंटीमीटर। आंसर कितना आ जाएगा? 24, यानी ए ऑप्शन इज राइट। इतना समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 8। इन अ कोन, एक कोन में इफ रेडियस इज हाफ हाइट इज डबल द वॉल्यूम विल बी। अगर एक कोन है जिसमें हमने रेडियस को क्या किया? आधा कर दिया और हाइट को डबल कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा उसके वॉल्यूम में? देखो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन सबको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि रेडियस को आधा कर दिया, मतलब r/2 हो गया रेडियस, और हाइट को डबल कर दिया यानी 2h। अब ये इसमें पुट करके देखो कितना चेंज आ रहा है, तो 1/3 पाई रेडियस की जगह पे r/2 का स्क्वायर इंटू 2h कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर बाय 4 इंटू 2h, इससे ये 2 कट जाएगा। अब अगर ध्यान दो तो ये इतना हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम है, ये ओरिजिनल है ना, तो कितना चेंज आया? ये 2 है, तो कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, तो मतलब वॉल्यूम विल बी हाफ। ठीक है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्लियर है? आगे आ जाओ, नेक्स्ट द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 125 टू 150। अब देखो क्लास मार्क पिछले में भी बताया था, इसमें भी क्लास मार्क क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। और देखोगे बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से कर जाना। अपर लिमिट कौन सी होती है? ये वाली, इसको बोलते हैं अपर लिमिट और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। जो पहले लिखा होता है लोअर, दूसरा वाला अपर। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू छोटी होगी, इसकी वैल्यू बड़ी होगी। जो बड़ा वैल्यू है वो अपर लिमिट, छोटा वैल्यू है वो लोअर लिमिट। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो 150 प्लस 125 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा? 275 बाय 2 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 137.5, यानी 137.5 इज द राइट आंसर। समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और मेरे ख्याल से देखना एक बार तुम लोग भी सोचने पे मजबूर जरूर होगे क्या है। टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लास 25 टू 45। अब यहाँ पे पूछा है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या। अब मैक्सिमम यही दिक्कत आएगा कि यही नहीं पता होगा कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो एक बात ध्यान रखो कि क्वेश्चन तुम लोगों ने किया होगा कि जिसमें क्लास इंटरवल चेंज हो जाए। देखो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, यहाँ 10 का डिफरेंस हो गया, तो हम क्या करते हैं?
हिस्टोग्राम बनाने के लिए एक अलग से लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालते थे कॉलम में, तो वही लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को बोलते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि उसी फ्रीक्वेंसी को यूज करके हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। याद रखना, ऐसे वर्डिंग से भी आ जाता है कुछ। अब किसका पूछा हुआ है? 25 to 45। अब ये रहा 25 to 45। अब इसके रिगार्डिंग अगर मुझे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना हो, इसके रिगार्डिंग मुझे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं? जो फ्रीक्वेंसी है अपॉन जो इसकी क्लास विड्थ है। क्लास विड्थ कितनी है इसकी? 20। 25 से 45 करेंगे तो कितनी आएगी विड्थ? क्लास विड्थ का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी इनका डिफरेंस कितना है? 20 का है, तो अपॉन में 20 इनटू सबसे लीस्ट डिफरेंस कितना है? 5। तो यहाँ पे 5 करते हैं, कितना हो जाएगा? 8 5 का 40 बाई 2 20, यानी 2 आ जाएगा, यानी डी इज द राइट आंसर। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2। समझ में आया सबको? क्लियर है? ठीक है, कैसे फिर देख लो। फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ, क्लास विड्थ कितनी? 20 इनटू लीस्ट क्लास विड्थ, यानी 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। ये भी देखो, अब जैसे एक कोऑर्डिनेट बना लो ऐसे, और इसको दिमाग में छाप लो। बहुत इजी भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। 7,4 एक है। अब पूछ रहा है वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। देखो वाई एक्सिस ये है, अब इससे डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है ना, और ये कितना डिस्टेंस है? अगर ध्यान दो तो एक्स एक्सिस के बराबर है, और यहाँ से एक्स एक्सिस कितने दूरी पे है? 7 पे है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया? 7। अब इसको सिंपली कैसे याद रख सकते हो कि अगर y एक्सिस का डिस्टेंस पूछ रहा है तो हमें x वाला पॉइंट लिख देना है। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर 7 हो गया। अगर x एक्सिस का डिस्टेंस पूछता कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो y वाला पॉइंट लिख देते हैं हम। समझ में आई बात? अगर पूछता कि x एक्सिस से कितनी दूरी पे है तो वो कर देंगे, y एक्सिस से पूछेगा तो यहां से निकाल देंगे। क्लियर है? समझ में आया? y एक्सिस का x वाला पॉइंट, x एक्सिस का y वाला पॉइंट। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द, फिर आ रहा है क्वेश्चन, रिपीट हो रहा है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। 3 पेपर हम लोगों ने किया, तीनों में देखो ये क्वेश्चन मिल रहा है, तो इसलिए डिग्री, कांस्टेंट, वेरिएबल, इन सब की समझ अच्छे से होनी चाहिए। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दिस? अब डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 3, यानी डिग्री कितनी होगी? 3। एक चीज याद रखो, -1 -2 कभी नहीं होती, डिग्री कभी भी नेचुरल नंबर में ही होगी। ठीक है, अगर डिग्री किसी की ये पॉसिबल है क्या? नहीं। अगर सपोज करो ऐसा कोई पॉलिनोमियल मिल भी जाए तुम्हें +y + 3 = 0, तो इसको ये बेसिकली ये कोई पॉलिनोमियल है ही नहीं, काउंटिंग नहीं होगा पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर कभी भी रैशनल फॉर्म में या p/q के फॉर्म में नहीं होगा, हमेशा नेचुरल नंबर के फॉर्म में होगा या होल नंबर के फॉर्म में होगा। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 at x = -1। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² at x = -1। तो क्या करना है? -1 पुट कर दो, 5 × -1 - 4 × -1 का स्क्वायर + 3, ये हो गया -5 - 4 + 3, हो गया -6। आंसर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, -6 होगा ये हमारा। समझ में आया होगा? ठीक है, अगला देखो, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन whose radius is r/2, slant height is 2l, क्या होगा? अब देखो, दिख रहा होगा
द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हुज रेडियस r/2 स्लांट हाइट इज 12 इज क्या होगा? तो देखो सबसे पहले TSA का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो जैसे ये कोन होता है तो TSA में क्या होता है? TSA में एक ये सरफेस आएगा, ये सरफेस आएगा, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस होता है पाई r n, और एक सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। ये इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है, मतलब सिंपल रेडियस r हो, स्लॉट हाइट l हो, तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला लगता है। लेकिन इसमें क्या बोला है? रेडियस l/2 है और स्लॉट हाइट, सॉरी रेडियस r/2 है, स्लॉट हाइट 2l है। पुट कर दो इसमें, तो पाई r/2 इंटू 2l इंटू 2l प्लस पाई r/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो 2 से 2 कट गया, मतलब यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे को। यहाँ पे क्या हुआ? पाई r²/4 हो गया। अगर मैं इसमें कॉमन लूँ, क्योंकि देखोगे तो ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कॉमन क्या आएगा? पाई r बचेगा क्या? l प्लस r/4। ठीक है, l प्लस r/4। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? पाई r l प्लस r/4, यानी बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। समझ में आया होगा? क्लियर है? फॉर्मूला ध्यान से इसको लिखते भी जाना, ठीक है, नोट करते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है। और जहां पे तुम्हें लगता है कि मेरे को ये नहीं आ रहा, उसके ऊपर एक स्टार मार्किंग करो और एक बार दोबारा से पेपर को सॉल्व करके देखना, ठीक है। 1 से 2 बार करोगे पेपर अपने आप समझ में आ जाएगा। और हर एक पेपर में देखो एक पैटर्न होता है, अगर इसमें भी देखोगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, सरफेस एरिया, ये सब कॉमन सी चीजें जो आना ही आना है, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, 15th क्वेश्चन। एक ट्राइंगल ABC, ABC, BC इक्वल्स टू AB, BC AB के बराबर है और एंगल भी 50 है, तो एंगल A किसके इक्वल होगा? सिंपल है, अगर ये साइड इक्वल है तो ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर ये x है तो ये भी x है, अब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, बस कर दो तो ये हो गया 2x, ये 50 माइनस हुआ तो आ गया 130, तो x इक्वल्स टू 65, x कितना हो गया? 65 डिग्री, ठीक है। x कितना आएगा? 65 डिग्री, यानी कि एंगल A भी 65 होगा, और अगर C पूछता तो वो भी 65 होगा, ये भी 65 होगा, ठीक है। क्लियर है इतना? आगे आते हैं, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब सभी इंटरनल एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। 8वीं क्लास के बच्चों को सिखा देते हैं, ठीक है। अगला ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो फिर याद रखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब एक सर्कल और उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना होगा। कैसा क्वाड्रिलेटरल बना होगा? इस तरीके से कि चारों वर्टेक्स उसको सर्कल पे टच कर रहे होंगे, ठीक है। सच दैट AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब देखो AB इज द डायमीटर, यानी कि ये पार्ट डायमीटर पे आ रहा है, बनाना पड़ेगा। AB is the diameter of a circle। देखो AB is the diameter of the circle, होता है ये डायमीटर मान लो, सेंटर ये हो गया। AB is the diameter of a circle, circumscribing it, ठीक है। जो सर्कमस्क्राइब करे, सर्कमस्क्राइब का मतलब ये होता है कि उसके अंदर बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वाड्रिलेटरल बना, मान लो ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ऐसा सा, ये A, ये B, ये C, ये D। अब इसमें ADC ये एंगल हमें दिया हुआ है 140 डिग्री, ठीक है। तो BAC कितना होगा? BAC ये एंगल कितना होगा, ठीक है। ये इसमें पूछ रहा है कि ये कितना आएगा। तो देखो अगर ये हमारे को 140 दे रहा है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये ध्यान रखो पहली बार। तो ये हो गया 140 प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल B कितना हो गया?
180 माइनस 140 यानी 40 डिग्री, यानी ये हो गया 40 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये 40 डिग्री हो गया। हमारे से क्या पूछा है, BAC, कि BAC एंगल कितना होगा, मतलब ये वाला कितना होगा। ठीक है, इतना एंगल क्या होगा। अब देखो सिंपल सी बात है, जब भी डायमीटर से ट्राइंगल बनेगा, ये ट्राइंगल बन रहा है ना, तो वो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, जब भी डायमीटर से एक ट्राइंगल बनेगा तो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर ये 90 है, ये हमने 40 निकाल ही लिया, तो ये कितना आया, 50 डिग्री। ठीक है, तो यानी आंसर इज बी, 50 डिग्री। समझ में आया। ठीक है, बहुत सिंपल था और बहुत इजीली ये हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। 18th क्वेश्चन। 18th देखो, द एंगल मेड इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज। अभी देखो, अभी हमने किया सेमी सर्कल से एंगल कितना बनता है हमेशा, सेमी सर्कल से अगर एंगल बनाया जाए तो कितना बनेगा, 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री याद रखना। ठीक है, सिंपल सा है ये, ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन एसेशन रीजन का देखो, √2, √3, √5। अब √2 और √3 की वैल्यू दे रखी है, तो कह रहे हैं कि अगर √2 ये है, √3 ये है, तो क्या √5 √2 प्लस √3 होगा। ठीक है, √5 जो है वो √2 प्लस √3 के बराबर होगा। ठीक है, √5 जो है वो √2 प्लस √3 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, क्या, अब सोच के देखो, √2 हमारे पास है 1.414, √3 है 1.732, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं इन वैल्यूज को तो कितना आएगा, अगर इसको ऐड किया जाए 4 और 2 6, 3 1 4, 7 3 10 11 1 1 2 3, 3.146 आ रहा है। जबकि √5 अगर मैं देखूं तो √5 की वैल्यू जाहिर सी बात है √9 से तो कम ही है, √9 की वैल्यू 3 होती है, तो 3 से तो कम ही होगा, और एग्जैक्ट वैल्यू कहूं तो 2.24 होती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 3 से तो कम ही आएगा, यानी कि ये इक्वल नहीं, यानी असर्शन इज रॉन्ग। रीजन में देखो क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट। हाँ, अगर स्क्वायर रूट कोई पॉजिटिव नंबर है तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, लेकिन नेगेटिव नंबर होगा इसके अंदर तो नॉट एग्जिस्ट, याद रखना, नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो रीजन सही है, असर्शन गलत है। ठीक है, रीजन सही है, असर्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, यहां पे दे रखा है ना असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। अगला 20th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, असर्शन में इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अभी हमने किया, अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से एंगल भी क्या करेगा, इक्वल ही बनाएगा, तो असर्शन सही है। रीजन में देखो क्या कह रहा है, टू कॉर्ड, इफ टू कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल द कॉर्ड आर इक्वल। अब दो कॉर्ड अगर इक्वल है, ठीक है, और सेंटर से एंगल बना रहे हैं, टू कॉर्ड सबटेंड, अगर दो कॉर्ड के सेंटर का एंगल इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल है, वाइस वर्सा है दोनों। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कॉर्ड इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा, इसमें एंगल इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होगा, दोनों सही है। लेकिन क्या इसका रीजन है ये, नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा, बी। ठीक है, आगे आ जाओ, ये था हमारा सेक्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये कैसे सा क्वेश्चन किया था, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो देखो 3/5 एंड 4/5, अगर पहले तो देखो जब भी रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर सेम करते हैं। इस केस में डिनोमिनेटर सेम है तो बस डायरेक्ट 5 निकालना है, तो 10 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो,
10 से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। ये डायरेक्ट देखो 30/50 और ये 40/50 आ गया। अब इसके बीच में निकाल लो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ठीक है, इस तरीके से रैशनल नंबर हो गए। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये सॉल्व भी हो सकता है और ठीक है, इसको और हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 16/24 लिखेंगे, अभी भी ये कट जाएगा, सॉरी 25, अब नहीं कटेगा। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं 17/25, इसको कट करेंगे तो 7/10। तो ये फॉर्म कोशिश करो लिखने की, क्योंकि अगर सॉल्व हो सकता है ना तो उसमें कहीं ना कहीं नंबर है, अगर नहीं कर रहे हो तो नंबर कुछ कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एग्जैक्ट आंसर नहीं माना जाता। ठीक है, इतना समझ में आया। जैसे अगर मान लो मैं लिख रहा हूँ 32/50, तो ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए इम्प्रॉपर है तो नंबर प्रॉपर कैसे मिलेगा, नंबर भी तो इम्प्रॉपर ही मिलेगा। फिर 2 में से 1.5 ऐसा मिलना शुरू हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 नंबर मिलेगा, इसके मार्क्स तुम्हारे कट लिए जाएंगे। तो इसलिए उसको सॉल्व कर दो और कंप्लीट आंसर लिखो। समझ में आया। अब चलो, यहाँ पे तो रेशनल नंबर बोला हुआ था तो हमने ऐसे लिख दिया। अगर इररेशनल नंबर बोलता तो क्या करते हम, अगर इररेशनल बोला होता 3/5 और 4/5 के बीच में इररेशनल नंबर बताओ, तो सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं, तो ये आता है 0.6, ये आता है 0.8। अब इसके बीच में हम 5 इररेशनल नंबर कैसे लिखेंगे, ऐसा कुछ 0.610, 6100, 61000, इसी तरीके से 0.620, 6200, 6200, so on। इसी तरीके से 0.630, 6300, 0.640, 6400, so on। 0.650, 6500, 6500, so on। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे। तो रैशनल भी लिख सकते हैं और इररेशनल भी लिख सकते हैं। अब अगर मान लो यही होता है 0.6 और 0.61, मान लो ये 60 है, क्या इसके बीच में नहीं लिख सकते, इसके बीच में भी लिख सकते हैं। कैसे, 0.601, फिर 01, 001, 0001 ऐसे। अब ये इनके बीच का ही है। फिर इसी तरीके से 0.602, 603। ठीक है, अगर जहां तक डेसिमल सेम है तो उसका आगे का डेसिमल यूज कर सकते हो। और याद रखना, किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर और इनफाइनाइट इररेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। एक दे रखा है 3√5 - 5√2, एक ये है, और इसके साथ में दिया हुआ है 4√5 + 3√2। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ध्यान दो, पहला टर्म इसको लिखो इधर 3√5 और इसका दोनों टर्म लिखो 4√5 + 3√2 - 5√2, यहाँ पे 4√5 + 3√2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12 इंटू √5 5 हो जाता है, प्लस 3 3 9, √5 इंटू 2 √10। ठीक है, माइनस 5 4 20, √2 इंटू √5 √10, माइनस 5 3 15, √2 2। अब देखो ये हो गया 60 और यहाँ से नंबर उठा लो -30 एक साथ, और ये हो गया 9√10, 20√10, तो -11√10। ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 30 - 11√10। ये आंसर हो जाएगा। देख लो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 2 3 4 स्टेप में आंसर। ठीक है, समझ में आया इतना। अगला क्वेश्चन, इसी का और वाला पार्ट देखो, 7 की पावर 1/3 इंटू 8 की पावर 1/3, इसको सॉल्व करना है। अब जब पावर सेम होता है तो बेस विल मल्टीप्लाई, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 56 की पावर 1/3। और इसको चाहो तो ऐसे ही लिख लो,
56 की पावर 1/3। अब एक बात और याद रखना, 1/3 का मतलब क्या है? क्यूब रूट ऑफ 56। ठीक है, 1/3 का मतलब क्या है? क्यूब रूट ऑफ 1/6 या 56। इसी तरीके से अगर मान लो 56 की पावर 1/2 अगर आती तो इसका मतलब क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 56। ठीक है, ये लिखो, दोनों इक्विवेलेंट है, याद रखना। चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, ये दोनों ही क्या है? इक्विवेलेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर का मतलब ये है और इसका मतलब पावर ही है। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा 56 की पावर 1/3। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन इजी थे। अगला, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर क्या है? 1 7 प्लस 3 रूट 2, 7 प्लस 3 रूट 2। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो 7 माइनस 3 रूट 2 और 7 माइनस 3 रूट 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन, इसको करेंगे तो क्या आएगा? 7 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर। ये बन गया हमारा 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 49 माइनस 18। तो 49 में से 18 माइनस कर दो 31, तो 7 माइनस 3 रूट 2 बाय 31, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हो सकता था कि ए और बी इक्वेट करके तुम्हें ए बी की वैल्यू पूछ ले। जैसे हो सकता था कि ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा मोड कर दे, ये दे दे a प्लस बी रूट 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? ए और बी की वैल्यू। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करते तो a की वैल्यू निकलती 7/31 और b की वैल्यू यहाँ से निकलती -3/31। इस तरीके से हम कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इवेल्युएट 104 इंटू 97। 104 इंटू 97। अब इवेल्युएट का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, लिखा है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। फिर डायरेक्टली यहाँ पे हमें आइडेंटिटी यूज करना है, तो क्या करेंगे? तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, क्या 100 प्लस 4 और इसको लिखेंगे 100 माइनस 3। अब कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, जिसमें b की वैल्यू नेगेटिव में ले लेंगे, बस कर दो। यानी 100 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इंटू 100 प्लस 4 इंटू माइनस 3, तो ये हो जाएगा 10,000 और प्लस 100 माइनस 12। ठीक है, तो 100 में से 12 गया 88, कर दो 10088, ये आंसर। तो इवैल्यूएट का मतलब ये है कि कोई आइडेंटिटी यूज करके हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ px। अगर x माइनस 2 अगर फैक्टर है तो k की वैल्यू क्या होगी? और px ये दे दिया है। ठीक है, px की वैल्यू क्या गिवन है हमारे को? 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3k। ठीक है, ये दिया हुआ है और x माइनस 2 फैक्टर है। अब हमें पता है कि अगर x माइनस 2 फैक्टर है तो 0 से इक्वेट कर दो, x इक्वल्स टू 2। और क्योंकि फैक्टर है तो 2 जब पुट करेंगे तो रिमाइंडर भी 0 आएगा। पुट कर दो 2, 4 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3k और रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो 0 से इक्वेट कर देंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, पुट कर दो तो 2 का क्यूब 8, 8 4 जा 32, 4 इंटू 3 माइनस 12 माइनस 8 प्लस 3k इक्वल्स टू 0।
तो 12 और 8 20 प्लस 3k इक्वल्स टू 0। ये हो गया 12 प्लस 3k इक्वल्स टू 0। 12 को उधर भेज दो क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है। तो k इक्वल्स टू -12/3 यानी -4। तो k की वैल्यू -4 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आई? -4। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसी का और वाला पार्ट देखो। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x - 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या पॉलिनोमियल है? देखो यहाँ पे छोटा कर दो, लग जाएगा पूरा। x³ - 4x² ये पॉलिनोमियल है। x³ - 4x² प्लस x प्लस 6 सब कर देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा हो। यूजिंग फैक्टर टू डिटरमाइन वेदर x - 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे? वही काम, x - 3 को चेक करना है तो 0 से इक्वेट कर दो, x की वैल्यू 3 पुट कर दो। अब 0 से इक्वेट मत करना क्योंकि फैक्टर दिया नहीं है, हमें चेक करना है। 3 पुट कर दो, 3 का क्यूब -4 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 तो ये हो गया 27 - 9 4 = 36 प्लस 3 प्लस 6 9 तो 36 - 36। अगर 0 आ गया तो लिखोगे यस x - 3 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो x - 3 क्या होगा? फैक्टर होगा गिवन पॉलिनोमियल का। ठीक है, इस तरीके से। इतना समझ में आया? तो ये पार्ट बी था हमारा। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक, आगे आते हैं पार्ट सी पे। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है 26 वाला, 3 नंबर में दिया हुआ है। लेट y वेरीज डायरेक्टली एज x। मतलब क्या है कि जो y है वो x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली वेरीज मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x में, तो ऐसा जानते हो तुम लोग कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रहता है तो एक कांस्टेंट निकल कर आएगा। तो y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम? kx। अब k क्या है? कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट की वैल्यू के लिए क्या किया? उसने बता दिया कि y 12 है, कि अगर y 12 है तो x 4 होगा। और उसके बाद पूछा हुआ है कि देन द राइट अ लीनियर इक्वेशन व्हाट इज y व्हेन x इज 5। तो उसके बाद y क्या होगा जब x इक्वल 5 होगा। तो पहले लीनियर इक्वेशन बनाते हैं कंप्लीट। क्या दिया हुआ है? y हमें 12 दिया हुआ है, x हमें 4 दिया है। पुट कर दो इसमें, तो 12 इक्वल्स टू k इंटू 4। 4 को डिवाइड में ले आओ तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो अब इक्वेशन क्या बनी है? देखो अब परफेक्ट इक्वेशन बन गई y इक्वल्स टू 3x। अब इसने पूछा है कि y की वैल्यू क्या है जब x 5 है। तो अगर x 5 है तो y की वैल्यू देखो 3 × 5 कर दो, कितना होगा? 50। सिंपल सा है क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल है लेकिन समझने वाला भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये सिंपल तब लगता है जब हो जाता है एक बारी, जब मिलता है करने को तो हो सकता है कि वहां पे उसी वक्त दिक्कत भी आ जाए। इसलिए ध्यान देना, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया? एक बार फिर देख लो। क्वेश्चन क्या बोला है कि लेट y वेरीज डायरेक्टली एज x। अब डायरेक्टली का मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली वेरी का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब पता ही है कि अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लेकर आती है। तो कांस्टेंट हमने k मान लिया यहाँ पे। अब k की वैल्यू के लिए देखो दे रखा है ना कि इफ y 12 तो x 4। सो y की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 4 इसमें पुट कर दो। पुट जैसे ही हमने किया तो k की वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब इस 3 की वैल्यू को क्योंकि इक्वेशन का हमारा ये है ना तो इसमें पुट कर देंगे।
अब जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी ये। फिर उसने पूछा है कि y की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 5। तो फिर हमने x की वैल्यू 5 पुट कर दिया, y निकाल दिया। ठीक है, तो याद रखना ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से आ सकता है। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा बोला है, स्क्वायर में भी बोल सकता था कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर में, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन करना इस तरीके से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, a capsule of medicine in the shape of a sphere of diameter 3.5 mm. How much medicine is needed to fill this capsule? कितना मेडिसिन चाहिए उसके लिए, तो कितना होगा वॉल्यूम के बराबर। अब कैप्सूल किसके शेप में है, स्फीयर के शेप में, तो इसके अंदर कितना मेडिसिन डालेगा ये पूछा है, इसके अंदर कितना, तो जितना वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। याद रखना फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें पुट कर दो 4/3, पाई की वैल्यू दी हुई है नहीं, तो 22/7। आर कितना दिया है 3.5 mm डायमीटर है, तो डायमीटर अगर 3.5 mm है तो रेडियस इसका आधा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 35/20। पॉइंट हटाया 0 और 2 से डिवाइड किया रेडियस के लिए, और ये 3 बार करना है। इतना समझ में आया सबको, ये समझ में आया सबको, क्लियर है। ये फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और उसमें हमने आर की वैल्यू निकालनी है। डायमीटर हमें दिया हुआ था 3.5 mm। ठीक है, तो इसको मैं 35/10 लिख सकता हूँ। ठीक, और रेडियस के लिए क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 35/10 इंटू 2 तो 20 हो गया, वही 20 यूज किया गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 7 5 जा 5 4 जा 4 से ये 4 कट गया। ठीक है, इसी तरीके से फिर इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 7 जा 5 4 जा। ठीक है, 5 7 जा 5 4 जा। ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 11। तो क्या आया 11 इंटू 7 इंटू 7 बाई 4 2 जा 8 8 3 जा 24। ठीक है, ये हो गया 11 इंटू 77 बाई 24। सॉल्व करो, 11 7 जा 77, 11 77 3 4 84 बाई 24। ठीक है, 77 49। एक सेकंड, अच्छा हाँ यहाँ पे गड़बड़ होगी ना, यहाँ पे 49 आएगा। हाँ एक ये ठीक कर लेना, 49 हो जाएगा, क्योंकि 7 इंटू 7। अच्छा मैंने यहाँ से इसको भी कर दिया, इसको भी ऐसे कर दिया। ठीक, कोई तो 49 करेंगे, हाँ भी ठीक आ जाएगा। 11 9 जा 99, 9 कैरी, 11 4 जा 44 और 9 53, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, फिर 24 से कट कर दो, 24 2 जा 48, कितना बचेगा 5 9, 24 2 जा 48, कितना बचेगा 110, 24 4 जा 96, कितना बच जाएगा 96, तो 40 0 कर दो, 24 5 जा 120, अप्रॉक्सीमेटली 22.45 mm क्यूब, यह आ जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन देखोगे अपने बुक का तो यही क्वेश्चन है, मेडिसिन कैप्सूल वाला। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो इसी के पैरेलल में एक और क्वेश्चन है, और करके द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ, डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अब देखो डायमीटर ऑफ मून को डीएम मान लो इज 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गया, डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो रेडियस मिल जाता है, ऐसे यहाँ भी रेडियस मिल जाएगा। तो यहाँ से 4 को इधर लेकर आए तो 4rm इक्वल्स टू r हो जाएगा। अब सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहे हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ मून
पहले मून बोला है तो मून को ऊपर रखेंगे अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है, अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर। आर मतलब मून का है तो मून का स्क्वायर, और 4 पाई आर अर्थ है तो अर्थ का स्क्वायर। अब 4 पाई से 4 पाई तो कट गया। अब यहाँ पे एक हमने वैल्यू निकाली थी कि आर ही क्या है, 4rm है। यहाँ पे 4rm पुट कर दो, स्क्वायर कर दो, तो rm का स्क्वायर अपॉन 16rm का स्क्वायर। इससे ये कट गया, 1:16 आ गया। समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से करेंगे ये हमारा वैल्यूज आ जाएगा। ठीक है, तो कितना रेशियो होगा? 1:16। ऐसा एक फिजिक्स में भी क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हम वेट को कंपेयर करते थे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सरफेस एरिया को कंपेयर करना है तो सरफेस एरिया 1:16 का आ जाता है। इतना समझ में आया? अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? फैक्टराइज 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। तो सिंपल सी बात है, a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लगानी। क्या होता है? a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। माइनस है तो प्लस में, प्लस होगा तो माइनस में। ठीक है, इसको कंपेयर कर दो तो a क्यूब कितना है? 64m क्यूब, और b क्यूब कितना है? 343n क्यूब। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। तो ये 4m और b की वैल्यू यहाँ से 7n आ जाएगी। तो a और b की वैल्यू हमने निकाल दिया। अब इसमें पुट कर दो तो 4m माइनस 7n एक ब्रैकेट में, फिर 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर a इंटू बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 28mn। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज में ध्यान देना, एक बार उसकी आइडेंटिटी जरूर लिख देनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्या है इक्वेशन? 3 डिफरेंट सॉल्यूशन पता करने हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 के 3 डिफरेंट इक्वेशन और सॉल्यूशन करें। तो सॉल्यूशन का मतलब बताया था, x की वैल्यू पुट करो y आ जाएगी, चाहे y की वैल्यू पुट करो x निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो पुट करते जाओ। जैसे मान लो मैं x की वैल्यू एक बार 1 पुट करो, एक बार 2, एक बार 3। 3 निकालने तो 3 काफी है। 1 पुट करेंगे तो देखो 2 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो ये हो गया 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 12। 3y इक्वल्स टू 12 माइनस 2, y इक्वल्स टू 10/3। जब 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 12, तो ये 4 हो जाएगा। 4 प्लस 3y इक्वल्स टू 12। 3y इक्वल्स टू 12 माइनस 4, तो y इक्वल्स टू 8/3। y की वैल्यू चाहे फ्रैक्शन में आए जैसे भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फ्रैक्शन में है तो सॉल्व जरूर कर देना। ठीक है, इसी तरीके से 3 पुट कर दो यहाँ पे, तो 2 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल्स टू 12, तो 6 प्लस 3y इक्वल्स टू 12। 3y इक्वल्स टू 12 माइनस 6, 3y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 6/3 कट के y इक्वल्स टू 2। और केवल इतने पे मत छोड़ना, इसको पूरा एक टेबल बना के अच्छे से दिखाना है। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। 1 2 3, तो 1 पे आया 10/3, 8/3, फिर 2। इस तरीके से कंप्लीट करके छोड़ना है। ठीक है, तो ये था हमारा 3 डिफरेंट सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 समझ में आया? ठीक है, सिंपल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट 0.2353535 can be expressed in the form of p by q where p and q are integers। जिसमें p और q क्या है? इंटीजर है। ठीक है, इसमें p और q क्या है? इंटीजर है। ठीक है,
ठीक है, अब इसको ध्यान से देखें तो रिपीट कहाँ से कर रहा है, 3 5 से रिपीट कर रहा है, यहाँ से ये रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब अब देखो फिर से लेट जो भी हमें दिया उसको x मान लेंगे। तो x क्या है 0.235 डॉट डॉट। क्लियर है। अब कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो देखो ध्यान से, तो 35 रिपीट कर रहे हैं ना, तो 2 डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, दोनों साइड कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन भी मान लेना 100 से। अब 100 से करेंगे तो ये क्या हो गया 100x, इसको 100 से करेंगे तो डेसिमल क्या होगा 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा, 23.53 सो अब माइनस कर दो, 100x में से x गया 99x, 23.53 में से ये गया, तो इसको थोड़ा सा हम रफ में करके देखते हैं, 23.5353 सो ऑन, और ये है 0.2353535। अब ध्यान से देखो तो ये 0 आ रहा है यहाँ तक, ये हो गया 3, ये हो गया 23, तो मतलब सॉल्व करके कितना आएगा माइनस करके 23.3, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 233, एक 0 और 99 इधर है, तो ये ठीक है। क्या ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, एक बार जरूर चेक करना है इसको, तो ये देखोगे तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल, यानी p/q फॉर्म क्या है इसका 233/990, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से एक क्यूबिक वाला पॉलिनोमियल आया है, क्या दिया हुआ है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy स्क्वायर। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो इसमें सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगेगा कौन सा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b का होल। एक बात ध्यान रखना, अगर वेरिएबल तुम्हें xy के फॉर्म में मिल रहा है तो आइडेंटिटी ab के फॉर्म में लिख देना, अगर क्वेश्चन तुम्हें ab के फॉर्म में मिला हुआ है तो आइडेंटिटी xy के फॉर्म में लिख देना। अब यहाँ से कंपेयर करो तो a क्यूब जो है वो 8x क्यूब के बराबर है, a कितना आ जाएगा 2x, जो कि 8 का क्यूब रूट 2 होता है। इसी तरीके से b क्यूब कितना है 27y क्यूब, तो b कितना हो जाएगा 3y। इसके बाद हमें ढूंढने की जरूरत नहीं क्योंकि बाकी सब ab के फॉर्म में है। अब इस a की वैल्यू और b की वैल्यू को इस वाले में पुट करना है आइडेंटिटी में, देखो ऐसे 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर इंटू 3y प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3y का स्क्वायर। अब ये नहीं किसको सॉल्व करना, ये हो गया, अब ये इसके बराबर है तो इसके इक्वल टू में लिख दो 2x प्लस 3y का होल, ये तुम्हारा आंसर है। बहुत ज़्यादा हो तो इसमें तुम ये कर सकते हो कि इसको 3 बार लिख दो ब्रैकेट करके, क्योंकि क्यूब रूट है, क्यूब है। समझ में आया, ठीक है। ये इसके साथ एक और भी क्वेश्चन और दिया हुआ है 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या होगा 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, सॉरी 27z प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। अब ये सिंपल सा फॉर्मूला किसका बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, तो किसकी इक्वल है a प्लस b प्लस c, 8 आइडेंटिटी है ये एनसीईआरटी की, और इनटू में क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। बस कंपेयर करो और पुट करो, अगर a क्यूब 8x क्यूब है तो a हमारा 2x होगा, ऐसे ही b क्यूब हमारा y क्यूब है तो b हमारा y हो जाएगा, और c क्यूब हमारा 27z क्यूब है तो c हमारा 3z हो जाएगा।
ठीक है, कितना समझ में आया? तो इसके आगे देखो क्या करेंगे। अब ये ABC हमें मिल गया, इसमें पुट कर दो, यानी 2x प्लस वाई प्लस 3z, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस a इंटू बी यानी 2xy, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस 3yz माइनस 6zx, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा? ठीक है, इस तरीके से इजीली इतना समझ में आया, इतना क्लियर है? ठीक है, अगला पार्ट करते हैं सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन डी कितना, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। एक सी पॉइंट है जो दो पॉइंट के बीच में लाई करता है, मान लो ये ए ये बी और इसके बीच में एक पॉइंट है सी। ठीक है, सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी, ए सी जो है वो बी सी के बराबर भी है, देन सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो सी पॉइंट को क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। तो प्रूव करो एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तो हमें ये प्रूव करना है किसी भी लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। देखो इसमें करना क्या होता है कि हम यहाँ से ये लेके चलते हैं कि लेट कर लो कि इसके एक से ज्यादा मिड पॉइंट है, जैसे एक और मिड पॉइंट मान लेते हैं डी। अगर सी मिड पॉइंट है तो AC इक्वल्स टू BC होगा, और अगर D मिड पॉइंट है तो AD इक्वल्स टू BD होगा। ठीक है, बट अगर ये दोनों ही मिड पॉइंट है तो इसका मतलब BC जो है वो BD के बराबर होना चाहिए। तो BB पॉइंट तो ठीक है, लेकिन C और D दो डिफरेंट पॉइंट दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल तभी है कि जब C और D दोनों पॉइंट क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए। ठीक है, कोइंसाइड हो जाए। ठीक है, जब ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड का मतलब क्या है, एक के ऊपर एक पॉइंट हो जाए। जैसे सपोज करो ये एक लाइन है, ये मैंने C लिखा और इसी के ऊपर एक पॉइंट लिख दिया D। ठीक है, तो ये कोइंसाइड बोला जाता है। तो ये तभी पॉसिबल है कि BC और BD, मान लो कि अगर एक पॉइंट से दो अलग अलग लेंथ है और दोनों की लेंथ बराबर है, इसका मतलब कोइंसाइड हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर उनके बीच का एंगल 0 बना है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा तो पॉइंट जा नहीं रहा, वो तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए कोइंसाइड होना जरूरी है। इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। इतना समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, बुक का ही क्वेश्चन है। एंगल POY 90 डिग्री है, मतलब ये एंगल है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, दिख जाएगा। और दिख रहा होगा एंगल POY, ये 90 डिग्री का एंगल, ये वाला। ठीक है, अब इसमें हमारे को देखा POY 90 डिग्री है, A और B की रेशियो 2:3 है। ये A और B है, ये 2:3 में है, तो हमें C एंगल बताने क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, A प्लस B कितना है, 90 डिग्री। A कितना है 2, यानी कि 2x मान लो, रेशियो दिया है तो x ले लेना है, प्लस 3x इक्वल्स टू 90। तो 5x कितना हो गया, 90 हो गया। तो x की वैल्यू 90/5 कट कर दो, 18 आ जाए। अगर मुझे A एंगल निकालना है तो A एंगल कितना है, 2x लिया हमने, तो 2 × 18 यानी 36, और B एंगल हमने कितना लिया था, 3x, x की जगह 18 पुट कर दो, 54। अब सोच के देखो कि ये एंगल 54 है, तो ये एंगल कितना होगा, तो एंगल B प्लस एंगल C मिला के 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से।
तो b कितना है 54 प्लस c इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो c इक्वल्स टू 180 माइनस 54 कितना आ जाएगा 126 डिग्री। तो c की वैल्यू 126 डिग्री यह आ जाएगा। समझ में आया इतना? ठीक है, एक और देखो, इसी के और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये रहा AB पैरेलल टू CD, AB लाइन CD के पैरेलल है, ये 50 एंगल दे रखा है और ये 127, हमें x और y बताना है। तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। z बन रहा है ना, बताया था जब भी z बने ये देखो, और z में ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर से x की वैल्यू तो 50 आ गई, एक तो ऐसे ही देखते हो गया। दूसरा ये पूरा एंगल, इस पूरे, क्योंकि यहां से भी तो z बन रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये भी z बन सकता है, तो इसका मतलब 50 प्लस y इक्वल्स टू 127, और इसमें भी लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू 127 माइनस 50 कितना हो जाएगा 77, कितना आ जाएगा 77, यानी y की वैल्यू 77। ठीक है, क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और देखो, बहुत इजी सा क्वेश्चन, द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इन दिस रेशियो एंड इट्स पेरीमीटर इज 540। तो ये भी कितना सिंपल है, जो ट्रायंगल की साइड्स हैं, क्वेश्चन नंबर 34, मान लो ये है, एक A है, ये B है, ये C है, रेशियो हमें दे रखा है 12 रेशियो 17 रेशियो 25, और इन तीनों का सम A प्लस B प्लस C, इसी को कहते हैं ना पेरीमीटर। ठीक है, तो ये पेरीमीटर कितना दे रखा है हमें 540। तो पूछा गया है कि एरिया क्या होगा। ठीक है, फाइंड इट्स एरिया। अब देखो इस केस में हम क्या करेंगे, ABC यहाँ से पुट कर देता हूँ, 12x 17x 25x, फिर बता रहा हूँ रेशियो दिया है, उसको ऐसे x के फॉर्म में लिख देना, और टोटल अगर एंगल होगा तो एंगल से साइड होगा तो तुम्हें साइड दिया होगा कि हाँ कितना है, जैसे इस केस में 540 दिया है। अब इसको ऐड कर दो, कितना आएगा 54x इक्वल्स टू 540, तो x इक्वल्स टू 10, x 10 आ गया, तो यहाँ से वैल्यू कर दो, a कितना है 12x, तो ये हो गया 120, x की जगह 10 पुट करेंगे, b 17 यानी 170, और c 25, c कितना है 25x यानी 250, तीनों साइड मिल गया। अब यहाँ से गिरोस फार्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। गिरोस फार्मूला के लिए हमें सेमी पेरीमीटर, अब सेमी पेरीमीटर के लिए दोबारा से इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्यों, हमें पेरीमीटर गिवन है कितना 540, तो सेमी पेरीमीटर के लिए डायरेक्ट इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 270 आ गया। अब एरिया का फॉर्मूला जैसे कि पता होगा, रूट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c होता है, पुट कर दो, s कितना है 270 माइनस a कितना दिया हुआ है 120, तो 270 में से 120 गया तो 150 बच गया। ठीक है, 270 में से 170 गया तो 100 बच गया, 270 में से 250 गया तो 20 बच गया, ये आ जाएगा हमारा। अब इसको क्या करना है, पेयरिंग बनानी है, इसकी फैक्टराइज करो और पेयर बनाओ। वैसे देखो 27 को 3 इंटू 3 लिखेंगे और 10 को 2 इंटू 5 लिखेंगे। ऐसे 150 के लिए 3 इंटू 5 इंटू 2 लिख देंगे। 100 तो चाहो तो डायरेक्ट 100 को बाहर निकाल सकते हो, तो 100 से डायरेक्ट बाहर क्या आएगा 10, और 20 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ठीक है, अब पेयरिंग करना शुरू। 3 के कितने बने 1 2 3 4, तो 4 का बाहर, अब देखो 10 हमने निकाले तो उसको सामने रखना है, 3 इंटू 3 2 आ जाएगा। 2 के पेयर कितने बने 1 2 3 4, तो 2 बाहर आ जाएगा इसका। 5 के कितने बन रहे हैं 1 2 3 4, तो 2 5 इसका भी आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा देखो
3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 into 5 180, 10 into 180 into 5 और 18 5 जा 90 होता है, 0 और 1 0, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है 9000। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन थी तो सिंपल सी बात है, देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो सिंपली तो मिलेगा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा तो उसके लिए करना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी के और में क्वेश्चन दिया हुआ है, जोकर कैप इन अ फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोन, बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 24, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। ऐसे 10 कैप बनाने हैं। द कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 0.35 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट बताना है 10 कैप। अब देखो जोकर कैप जो बनाते हैं वो कैसे तो बनाती है, इस शेप में बनाती है। ठीक है, जो जोकर कैप बनता है वो किस शेप में बनेगा, कोन के शेप में। अब कोन में क्या यूज होगा, कोन में यूज होगा CSA, क्योंकि कैप बनाने के लिए सिर्फ इतना ही पार्ट चाहिए होता है, ये तो सर्कल अपने आप ही वो बन जाता है। तो CSA ऑफ कोन क्या होता है, πr/l। अब इस केस में हमें हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, तो स्लांट हाइट निकालेंगे। स्लांट हाइट का फॉर्मूला रूट में r² प्लस h²। r कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। जिनको नहीं पता लग रहा होगा तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइट 24 सेंटीमीटर। ठीक है, पुट करो तो ये हो गया 49 प्लस 576, जो कि रूट 625 वो 25, एल आ गया 25। अब इसमें पाई की वैल्यू दे रखी है नहीं, यानी पाई हमें 22/7। अब CSA में पुट कर दो, पाई 22/7, r 7l 25, तो 7 से ये 7 कट जाएगा, 25 इंटू 22 करना तो 550 आ जाएगा। ठीक है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? अब ये 550 सेंटीमीटर स्क्वायर एक कैप का है, CSA ऑफ 1 कैप। तो CSA या इसको ऐसे कह लो कि टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 550 इंटू 10, क्योंकि 10 कैप है तो कितना हो गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितना है 35 पैसा। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 5500 इंटू 35/100। 100 आ गया तो 0 से 0 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो 55 इंटू 35 से करेंगे 5 5 से 25 2 15 1 5 कितना आ जाएगा 1425 रुपीज। यह आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 10 टोपी का कैप 1425 रुपीज हमें पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल्स टू AD। अब देखो AC AD के इक्वल दे रखा है, AB बाइसेक्ट एंगल है, मतलब एंगल 1 इसको मान लो, इसको 2 मान लो, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिया हुआ है। तो शो करो कि ट्रायंगल ये कॉन्क्रीट है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्क्रीट है। तो यहीं से स्टार्ट कर लो। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ABC और ABD ये दो ट्रायंगल ले लो। इसमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, गिवन। ठीक है, उसके बाद AC AD के इक्वल है, ये भी सेम गिवन, और AB इक्वल्स टू AD, ये क्या होगा
कॉमन हो जाएगा। अगर कॉमन हो गया तो इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABB। ठीक है, यही बोला हुआ था कि पहले कॉन्ग्रुएंट करके बताओ। फिर पूछा हुआ है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो BC और BD क्या होगा? तो BC इक्वल्स टू BD भी हो जाएगा। कैसे? CPCT से। ठीक है, CPCT क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल होगी, अपने आप ही इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये था छोटा सा, हालांकि 5 नंबर में दिया हुआ है लेकिन 5 नंबर के लायक है नहीं, ये 2 नंबर में ही आना चाहिए था। ठीक है, चलो खैर फिर भी इजी है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट सेक्शन ई, एक केस स्टडी। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही बना के दिया हुआ है केस स्टडी। ठीक है, क्या बोला है? अ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एक ट्रायंगुलर वॉल को यूज किया एडवर्टाइजमेंट के लिए। इसकी साइड्स कुछ इस तरीके से दी हुई है, जैसे ये मान लो 122 मीटर, ये हो गया 22 मीटर और ये हो गया 120 मीटर। ये 3 साइड दी हुई है। द एडवर्टाइजमेंट एडिंग इन द अर्निंग ऑफ रुपीज 500 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ द वॉल इज, तो पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर में हमें तीनों साइड ऐड कर देना है। ऐड कर दो, कितना आ रहा है देखो, तो ये हो गया 144 प्लस 24 264। ठीक है, कितना आ जाएगा? 264 आ जाएगा। राइट डाउन द हीरोज फार्मूला। सिंपल सी बात है, हीरोज फार्मूला क्या है? एरिया इक्वल्स टू एस, सॉरी एस 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 माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और ये सारा कुछ स्क्वायर रूट। ये हीरोज फॉर्मूला है। एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर वॉल, तो ट्रायंगुलर वॉल का एरिया क्या होगा? तो देखो अब ये 2 चीज हमने कर लिया, तो हमें क्या चाहिए? एस। एस क्या होता है? पेरीमीटर का आधा, यानी 264 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 132। ये हो गया हमारा एस। अब एरिया में पुट कर दो तो क्या आएगा? 132, फिर 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120, और ये सारा कुछ स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व आउट कर लो, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये गया तो 10 बचा, यानी 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, ये कितना बचा? 110, यानी 11 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ पे 132 में से 120 गया तो 12 बच गया, 12 यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ जाएगा। अब इसको देख लो पेयरिंग, 11 का एक पेयर बन गया, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 पेयर बन जाएगा। फिर 3 का 1 2, यानी 1 3 आ जाएगा, और 1 5 का भी बन रहा है, ये 1 5 में बाहर निकाल दो। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। 11 2 जा 22, 22 2 जा 44, 44 और ये 10 इंटू 3 30 इंटू 44, तो 44 3 जा 132, तो 1320 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया हमारा। ठीक है, हालांकि अब देखो अगले में कॉस्टिंग में पूछ लिया है। इफ कंपनी हैड वन ऑफ इट्स वॉल विद एरिया इतना फॉर 3 मंथ, अगर इतना वॉल का एरिया मान लो है और 3 महीने की कॉस्टिंग है, तो देखो यहाँ पे कितना दे रखा है? 5000 रुपये 1 साल में। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। इनटू कितने महीने के लिए यूज कर रहे हैं वो? 3 महीने के लिए, और एरिया क्या है? 1680। ये वाला करोगे तो और का भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे काट दो, 4 से इसको काट दो, 420, बाकी इससे मल्टीप्लाई कर दो। 42 इंटू 5 210, फिर 0 और 3 0, ये
इतना रुपीज लग जाएगा उसको, इतने एरिया को 3 महीने की कॉस्टिंग है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला, 4 फ्रेंड्स राहुल, नीता, अंकित और हर्ष आर प्लेइंग अ गेम फॉर्म्ड अ कोऑर्डिनेट प्लेन एंड सेट एट वेरियस पोजीशन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, अब देखो आप एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना लो रफली। अब एक है 2, 4, जाहिर सी बात है फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा 2, 4। ठीक है, -2, 4 यानी सेकंड कोऑर्डिनेट भी होगा -2, 4। फिर -2, -4 यहाँ कहीं होगा -2, -4। फिर एक है 2, -4 यहाँ कहीं होगा 2, -4। अब अगर मैं इसको मिला दूं तो क्या दिख रहा है? एटलीस्ट क्वाड्रिलेटरल तो दिख ही रहा है, क्वाड्रिलेटरल तो बन ही जाएगा। अब इसके बेसिस पे पूछा हुआ है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन राहुल एंड नीतू। देखो अब ये पोजीशन जो दे रखी है, पहली पोजीशन राहुल की है, दूसरी पोजीशन नीतू की है, फिर अंकित की है और चौथी पोजीशन हर्ष की है। तो राहुल और नीतू में कितना डिस्टेंस है? अब ध्यान दो तो y एक्सिस तो बराबर ही है ना दोनों में, तो डिस्टेंस किसका निकल रहा है? x एक्सिस का। ये पॉइंट कितना है? 2 को, ये वाला 2 है और ये है -2, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 4 यूनिट। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 4 यूनिट। कैसे? ध्यान दो, ये 1 है, ये 0 होगा, ये -1 है, ये 2। अब गिनो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। ठीक है, तो इसके क्यों? सिंपल सी बात है, 0 है ये पॉइंट, तो 0 से 2 यूनिट यहाँ पे, 2 यूनिट यहाँ पे है। ठीक है, और डिस्टेंस में याद रखना कोऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसलिए ये 4 यूनिट आ जाएगा। कितना डिस्टेंस होगा? 4 यूनिट। इन विच कोऑर्डिनेट अंकित इज सिटिंग? अंकित कौन से कोऑर्डिनेट में सिट कर रहा है? तो देखो अंकित के लिए दोनों वर्टेक्स या कोऑर्डिनेट में दोनों जो है एब्सिसा और ऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो कौन सा हुआ? थर्ड कोऑर्डिनेट में सिटिंग है। व्हाट इज द शेप फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दिस पोजीशन ऑफ द फ्रेंड? कैसा शेप हमें मिलेगा ये? तो देखो ध्यान दो, इसका भी डिस्टेंस 4 है, यहां से भी 4 है, तो ये क्या होगा? स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कैसा होगा ये? स्क्वायर। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ द शेप फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दिस। अब एरिया निकाल लो, तो इसकी लेंथ होगी 4 और यहां से भी 4, तो एरिया कितना आएगा? 16 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हमें यूनिट नहीं पता, तो 16 स्क्वायर यूनिट। कोई भी यूनिट होगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर तो मीटर का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? फाइंड द एरिया ऑफ द शेप। एरिया निकाल लिया हमने, इतना समझ में आया? तो ये था हमारा 37वां क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? गिवन बिलो आर द सेट सीट्स won by the different political parties in the polling outcomes of the state assembly election। ठीक है, ये पार्टीज दे रखी है ABCD और इसके सीट जीतने की दे रखी है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच पॉलिटिकल पार्टी won मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट? किसने सबसे ज्यादा सीटें जीती है? देखो ये सबसे ज्यादा सीटें 75 है, यानी पार्टी ए। सिंपल है। Which political party won the minimum number of seat? मिनिमम कितना है? 10। किसने जीती है? E। ठीक है, ड्रॉ द बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। अब इसको बार ग्राफ में बनाना है, फटाफट बनाओ बार ग्राफ। ठीक है, ग्राफ निकाल लो और ग्राफ में इसको बनाओ। कैसे बनाना है? तो यहाँ पे ऐसे ले लेना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे, और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। जैसे मान लो पॉलिटिकल पार्टी ए जो है 75 है, 75 कितना होगा? ये होगा ऐसा, ही हो गया ये ए पार्टी के लिए। ऐसे बी कितना है? 55, 55 के लिए ऐसे कर देना। इसी तरीके से सी पार्टी कितना है? 37, 37 यहाँ पे। इस तरीके से इसको कंप्लीट करो फटाफट। ठीक है, इसको करके देखो।
ठीक है, करके देखो, बस बार ग्राफ ड्रॉ करना है और यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, समझ में आया होगा पूरा क्वेश्चन। ठीक, इसको अच्छे से रिवाइज करना और जितना हो सके पेन कॉपी लेके सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा जब तक क्वेश्चन खुद से नहीं कर रहे हो, दिमाग से काम नहीं कर रहे हो। ठीक है।